Hello, student. Welcome to the next part of chapter 10, class 10th, light. हम रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कवर कर चुके हैं. अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे. डेफिनेशंस वगैरह आपको सारी बताई जा चुकी हैं ऑलरेडी. इतना आपको पता होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. फिर भी जो भी थ्योरी में आएगा हम उसको कवर करते चलेंगे. वैसे भी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है आपकी हाफ चैप्टर के अंदर कन्वे हो चुकी है. तो अब आपको कंटेंट से ही जो रिपीटेशन होगी वही रिपीट कराएंगे, बार बार रिपीट नहीं कराएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लाइट सीम टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन ट्रांसपेरेंट मीडियम. अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसमें लाइट हमें सीधी चलती दिखाई देती है. वॉट हैपन व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. क्या होगा अगर एक तरफ एक मीडियम हो ए बी और दूसरी तरफ बी हो, तो एंट्रेंस पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा. डज इट स्टिल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन. क्या ये घुसने के बाद भी सीधी ही जाएगी या दाएं बाएं चली जाएगी. वही देखने के लिए हम करते हैं कुछ काम और हम कुछ एक्टिविटी को यहाँ पर उठाने वाले हैं जो हम अक्सर देखते हैं. यू माइट ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ टैंक और ए पॉन्ड कंटेनिंग वाटर वुड अपीयर बी रेज्ड. जब आप एक बकेट को, बड़ी सी बकेट को पानी से भर देते हो तो उसकी गहराई कम हो जाती है. उसका जो बॉटम आपको उठा हुआ दिखाई देता है, नॉर्मल से ऊपर दिखाई देता है, मतलब कि कम गहरा. ऐसा ही स्विमिंग पूल है आपका. या फिर जब एक कांच के ग्लास के अंदर आप पानी डाल के उसके अंदर एक पेन टेढ़ा कर देते हो तो वो भी आपको टेढ़ा दिखाई देता है, मतलब वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है, ना कि आपको स्ट्रेट दिखाई देता है. व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस ओवर सम प्रिंटेड मैटर. जब आप किसी लिखी हुई चीज़ के ऊपर एक ग्लास का शीट रखते हो, मोटी सी स्लैब रखते हो, तो वो अक्सर आपको बड़े बड़े उठे उठे दिखाई देना शुरू करेंगे. वाई डज इट हैपन. ऐसा क्यों हुआ. हैव यू सीन ए पेंसिल पार्शली इमर्स इन वाटर और इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ द एयर वाटर. देखो होता क्या है. इन्होंने कहा है कि जब आप एक टम्बलर या ग्लास के अंदर एक पेंसिल ले लेते हो, पेंसिल आपने वहाँ पर खड़ी कर दी, वो जब आप भरोगे पानी तो क्या होगा. तो पानी भरने के बाद यह आपकी टेढ़ी हो जाएगी. यहाँ से जस्ट जहाँ से आपका एयर और वाटर कनेक्ट कर रहे हैं इंटरफेस, यहाँ से ये टेढ़ी दिखाई देगी. आपको दिखाई देगी टेढ़ी, बट एक्चुअल में तो वो सीधी ही है. इट अपियर टू बी डिस्प्लेस. ये हो गया. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द लेमन कीप इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर अपियर टू बी बिगर देन इट एक्चुअल साइज. एक नींबू को, छोटे से नींबू को रखोगे तो उसका साइज आपको बड़ा दिखाई देता है ग्लास के अंदर, अलग अलग साइड से खास करके. तो ऐसा क्यों होता है वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें देखी तो हैं लेकिन पता नहीं क्यों. तो रीज़न आप समझ ही चुके होगे अब तक, इतने स्मार्ट तो हो ही कि रिफ्रैक्शन ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, वही देखना है. Let us consider the case in the apparent displacement of pencil partially immersed in water. The light reaching you from the portion of the pencil inside the water seem to come from different direction compared to the above water. जो ग्लास के अंदर आपका पानी है, इतना पानी है, और ये आपकी पेंसिल है, वो आपको ऐसे दिखाई दे रही है. तो एक्चुअल में यहाँ से जो लाइट आपकी आंखों तक आ रही है वो अलग डायरेक्शन से आ रही है और यहाँ से आने वाली अलग डायरेक्शन से. तो आपको ये दो अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं. दिस मेक द पेंसिल अपेयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस. इसीलिए आपको पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है. फॉर सिमिलर रीजन द लेटर अपेयर टू बी रेज. इसी वजह से आपको ग्लास स्लैब के थ्रू जो लेटर्स है वो उठे हुए दिखाई देते हैं. डज द पेंसिल अपेयर टू बी डिस्प्लेस्ड टू द सेम एक्सटेंट इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड लाइक केरोसिन टर्पेंटाइन. नो. हर एक के अंदर अलग अलग आपको दिखाई देंगे. विल द लेटर अपियर टू रेज इन सेम हाइट इफ यू प्लेस ग्लास स्लैब और प्लास्टिक स्लैब. अगर आप ग्लास या प्लास्टिक को अलग रखोगे तो क्या सेम आपको उठाव उनके अंदर दिखाई देगा. यू विल फाइंड दैट एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया. अलग अलग पेयर ऑफ मीडिया के लिए, मीडिया यहाँ पर मीडियम का प्लूरल है, उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है. जैसे कि हो सकता है एयर हो और वाटर हो सकता है एयर हो और ग्लास हो सकता है वाटर और ग्लास हो. तो अलग अलग पेयर ऑफ मीडियम के लिए अलग अलग एक्सटेंट रहेगा चीज़ों के टेढ़ा होने का या रिफ्लेक्शन का होने का. द ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट लाइट डज नॉट ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन. ये ऑब्जर्वेशन हमें बताते हैं कि जो लाइट है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती.
It appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. इसका मतलब ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो वहाँ पर उसका रास्ता बदल जाता है. दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जो बेंडिंग ऑफ लाइट हमने कल बताई थी वो यही है. लेट अस अंडरस्टैंड द फिनोमिना फर्दर बाय डूइंग ए फ्यू एक्टिविटी. अब एक्टिविटी है यहाँ पर एक, देखते हैं क्या है. ये बकेट वगैरह है, शैलो बोल्ट, इनको छोड़ते हैं. Place a large shallow bowl in table, coin it, move away slowly for the bowl of the fall. Stop when you can just disappear. जब आपको ग्लास आप एक टब लो, उसके अंदर सिक्का रखो और ऐसे खड़े हो जाओ जहाँ से आपको वो दिखना बंद हो जाए. लेकिन जैसे ही आप उस टब के अंदर पानी डालोगे तो आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा. एक वही शीट है, थिंक इंक शीट वगैरह है. डिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट जूम क्लास पे हमने कंप्लीट करवाया है, तो उसको अभी हम यहाँ रिपीट नहीं करने वाले हैं. तो जो डायग्राम है बस इसी की हेल्प से समझाने वाले हैं. देखो हो क्या रहा है, लाइट एंटर कर रही है यहाँ से, ठीक है. जब आप उसको देखोगे तो आपको वो यहाँ दिखाई देनी चाहिए, यहाँ दिखाई देगी, बट दिखाई यहाँ देनी चाहिए लेकिन यहाँ दिखाई देती है तो आप यहाँ पर एक पिन लगा देते हो. फिर आप उसको सीधा करके एक और पिन लगाते हो. तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, एक पिन यहाँ लगाई, फिर मुड़ गई, यहाँ लगाई, फिर यहाँ लगाई, लेकिन ये जानी चाहिए थी सीधी. तो इनके बीच में एक पैरेलल डिफरेंस है, और जब पैरेलल डिफरेंस होता है तो वो लाइंस इनफाइनाइट पे जाके मिलती हैं. तो ये जो चेंज आया है, जो रास्ते में जो चेंज आया है, मतलब आपकी लाइन यहाँ जानी चाहिए थी लेकिन वो यहाँ आई है, तो ये जो चेंज इनके बीच का है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ये जूम क्लास पे हम करवा चुके हैं. इससे निकल के क्या आया सामने, अगर हम बात करते हैं कि भाई रिज़ल्ट, क्योंकि रिज़ल्ट तो चाहिए ही चाहिए हमें, रिज़ल्ट के बगैर कुछ होगा नहीं. फॉलोइंग रिजल्ट्स आर देयर. सबसे पहला आया, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे आर लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ट्रांसफर मीडियम आर लाई इन सेम प्लेन. सारी सारी सेम प्लेन पे रहेंगी. रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट. वो हमेशा क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट. फॉर ए लाइट और ए गिवन कलर, एक खास कलर या लाइट के लिए और एक खास मीडियम के लिए. दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. इसको आप याद रखना, यहाँ पर स्नेल्स लॉ के नाम से इसे जाना भी जाता है. तो आप रिफ्रैक्शन की लॉ की बात करो या स्नेल्स लॉ की बात करो, ये चीज़ें सेम ही हैं. द कांस्टेंट value is called the refractive index of the second medium with respect to the first. Let us say about the refractive index of the some things. Now here topic is refractive index. इसको मैं ज़रूर पढ़ाना पसंद करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक टॉपिक है आपका, तो आपको ज़रूर से भी ज़रूर आना चाहिए. You have already studied that a ray of light that travels obliquely from one transparent medium into another will change direction in the second medium. याद रखना, रे आपकी oblique में ही आएगी, नॉर्मल नहीं आएगी. नॉर्मल आएगी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. The extent of change in the direction take place in a given pair of media may be expressed in term of refractive index. तो हम उनके बीच में जो फ़र्क पड़ता है, जो चेंज है, उस चेंज को किस में एक्सप्रेस करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में. द कॉन्स्टेंट अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड, और कॉन्स्टेंट वो रहेगा, मतलब कि जो आपका एक मीडियम बटे में दूसरा मीडियम है, सामने आपका कॉन्स्टेंट राइट साइड पे रहेगा ही रहेगा. तो ये हमने अभी बताया था, स्नेल्स लॉ इस बात को प्रूव करती है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक टू एन इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, दैट रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. रिलेटिव स्पीड मतलब उनके बीच की रेशियो है डिफरेंट मीडिया में. इट टर्न दैट लाइट प्रोपोगेट विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम. लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन द वैक्यूम. वैक्यूम में सबसे तेज चलती है, इस नंबर को याद रखना, 3 × 10⁸, माइनस नहीं है 8 मीटर पर सेकेंड. इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट कैन ओनली मार्जिनली लेस. एयर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, मामूली का, नेगलिजिबल, इसीलिए हम इसको कंपेयर नहीं करते, हम सेम ही मानते हैं.
इट रिड्यूस कंसिडरेबल इन ग्लास और वाटर, उसकी स्पीड ग्लास और वाटर में काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रहेगी वो डिपेंड करेगी दो मीडियम के अंदर स्पीड की रेशियो पे। तो जब तक आपके पास दो डिफरेंट मीडियम ऑफ स्पीड नहीं होंगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकाल सकते। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक टू एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी रिलेटिव स्पीड ऑफ, ये हमने बात अभी कर ही लिया यहाँ पर। कंसीडर रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम इन टू मीडियम टू एज शोन इन फिगर। इसको ऊपर कर लेते हैं, अब इसको कंसीडर कर लीजिए। कंसीडर करें एक रे ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू। लेट वी बी द वेलोसिटी, इस रे की लाइट की वेलोसिटी v1 है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, एंड v2 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज सेड टू बी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन एंड द मीडियम टू। देखो क्या ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है। एक स्पीड ऑफ लाइट एक है, दूसरी आपकी दो है। जब हम बात करेंगे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का बताओ या फिर दूसरे का अंदर घुसने पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दूसरे में तो बाद में एंटर कर रही है ना वो, तो दूसरे पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम बात करेंगे n/1 की, इसकी बात करेंगे 2/1 की निकालनी होगी तो ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन 1/2 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है ये बाद में वापस एक में ही एंटर कर जाए तो फिर हम निकाल लेंगे n/2 और ऊपर क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन 2/1। इस बात का ध्यान रखना है जिस मीडियम के अंदर लाइट ऑलरेडी चल रही है उसको पहले लेना है और जिसमें एंटर कर रही है उसको नीचे लेना है। ठीक है, समझे इस बात को, जब आप निकाल रहे हो नीचे वाले की अपोजिट लेना है, कहने का मतलब है जब आप 2/1 को निकालना चाहते हो तो 1/2 लोगे, और जब आप 1/2 को निकालना चाहता हो तो 2/1 ले लोगे। इट इज़ वेरी सिंपल। ये दिख भी रहा होगा आपको नीचे जस्ट। देखो 2/1 का निकाला तो 1/2 आ गया, और 1/2 का निकाला तो 2/1 आ गया। तो सिंपल सा है ये। और हाँ, यूनिट्स की बात करें, देयर इज़ नो यूनिट ऑफ इफेक्टिव इंडेक्स बिकॉज ये एक रेशियो है बेटा, एक रेशियो की यूनिट नहीं होती। इफ मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू कंसीडर्ड विद द रिस्पेक्ट ऑफ वैक्यूम। अगर आपका एक मीडियम एयर या फिर वैक्यूम है, मतलब रे ऑफ लाइट या तो एयर से या तो वैक्यूम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि आप उसको मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर रही हो। इट इज़ सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय n2, उसको सिंपली n2 बोल देंगे, क्योंकि 1 को लेने का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि स्पीड हमारे पास ऑलरेडी है। अब लिख रखा है इफ़ c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, देन व्हाट हैपन, v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो c/v हो जाएगा। ओके, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम सिंपली कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और वो लिटरली आपको स्पीड ऑफ लाइट देता है। उसका मतलब ये है, अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की तो वो 1.33 है, नीचे टेबल है उसमें दिख जाएगा आपको। इसका मतलब है कि जब लाइट एयर से वाटर में एंटर करेगी तो 1.33 के मार्जिन से कम हो जाएगी, और अगर वाटर से एयर में एंटर करेगी तो इस मार्जिन से वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज क्राउन ऑफ ग्लास, क्राउन ग्लास की बात करें तो 1.52 है। और ये डाटा आपको हेल्पफुल है कई जगह पर, इसको याद करना नहीं होता, लिख भी रखा है। देखो बच्चे पूछते रहते हैं, हाउ एवर यू नीड नोट टू मेमोराइज, आपको याद नहीं करना एटलीस्ट इन क्लास 10th। अगर आप बाद में लाइफ में कभी ऑप्टिक्स को पढ़ते हो, आप इंजीनियरिंग करते हो लाइट के साथ, तो देखो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कहीं क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा तो आपको वहाँ पर गिवन मिलेगा, ये टेबल दे रखी नीचे। इसके बाद ये हम एक बार पढ़ लेते हैं।
Ability of medium to reflect light is also expressed in term of its optical density, कि ऑप्टिकली वो डेंस है या नहीं। वैसे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं, बट यहाँ पर बात करें डेंसिटी की लाइट के रिगार्डिंग, तो लाइट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिकली डेंसर की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज़ डेफिनेट कनेक्शंस, सॉरी connotations. It is not the same as mass density. We have been using term rare medium and denser medium in this chapter. It actually means optically rare medium and optically denser medium, respectively. We say that the medium is optically denser than the other. In comparing two media, the one with the large refractive index is optically denser. जिसका refractive index ज़्यादा है वो डेंसर होता है, और जिसका कम है वो रेयर होता है। कहने का मतलब है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी उसको रेयर बोलेंगे, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसको डेंसर बोलेंगे। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ हायर इन रेयर मीडियम देन ए डेंसर मीडियम। द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लो डाउन बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। व्हेन ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। जब आप कोई भी एक स्लैब लेते हो, ओके, अब यहाँ पर हम एक रे ऑफ लाइट को एंटर कराएंगे। नॉर्मल हम इसकी बात कर लेते हैं। अब अगर ये एयर है और ये वाटर है, तो अब क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट जानी चाहिए थी ऐसी, बट ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ये ऐसे जाएगी। जब इसे बाहर निकलेगी तो जानी चाहिए ऐसी, जानी चाहिए ऐसी, लेकिन ये इधर शिफ्ट हो गए, इधर जाएगी और बाद में दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो कहने का मतलब था जब रेयर से डेंसर में आया तो मूवमेंट हुई टुवर्ड नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर में गया तो हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये इन्होंने बताया है। सिंपली लिख दूं, रेयर से जब आप डेंसर में जाओगे तो जब आप जाओगे रेयर से डेंसर में, रेयर टू डेंसर अगर आप जाओगे तो आप जाओगे टुवर्ड नॉर्मल, और जब जाओगे आप डेंसर से रेयर में तब आप जाओगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और कल हम करेंगे रिफ्रैक्शन इन ग्लास लैब। ओके, थैंक यू।